जो समुदाय की शिक्षा थी उसके माध्यम से शिक्षा देने का काम चलता था। तो पहली जो चीज है वो ये है कि सबसे पहले जो वंचित किया गया वो शिक्षा के अधिकार से वंचित किया गया। और हम ये जानते हैं कि यदि किसी भी मनुष्य, किसी भी वर्ग, किसी भी जाति को यदि आपको खत्म करना है तो उसके शिक्षा का जो अधिकार है उसको खत्म कर दो, वो अपने आप में खत्म कर देता है। क्यों खत्म हो जाता है वो अपने आप में? क्योंकि जो शिक्षा है वो क्या करती है कि हमारा जो ज्ञान है, और जो ज्ञान होता है वो बहुत व्यापक होता है। वो आर्थिक क्षेत्र भी होता है, राजनीतिक क्षेत्र का भी होता है, वो सामाजिक क्षेत्र का भी होता है, वो सांस्कृतिक क्षेत्र का भी होता है। तो ज्ञान का विकास होना और दूसरा एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में ज्ञान का स्थानांतरण होना बहुत महत्वपूर्ण होता है मानव सभ्यता के इतिहास में। ज्ञान यदि विकसित है और यदि ज्ञान का स्थानांतरण एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में नहीं हो रहा है तो वो ज्ञान बेकार है, खत्म हो जाता है। तो पहली चीज तो ज्ञान का विकास होना बहुत महत्वपूर्ण है, और उससे भी जो महत्वपूर्ण है वो है कि एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी के लिए उस ज्ञान का हस्तांतरण होना। ये दो बहुत महत्वपूर्ण चीज है, और इन दोनों ही चीजों के लिए जो शिक्षा है वो बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। यदि हम एक ओवरव्यू डालने की कोशिश करें तो जो प्राचीन शिक्षा का इतिहास है, ये अब हम उसको अलग तरीके से कहते हैं कि प्राचीन भारत में शिक्षा का इतिहास, लेकिन जो मानक किताबें हैं भारत में शिक्षा के इतिहास पर, तो वो किताबें लिखती हैं कि जो प्राचीन भारत है वो दो भागों में बटा हुआ है। पहला जो ब्राह्मणी युग है वो, और दूसरा है बुद्धिस्ट पीरियड। पहला ब्राह्मणिक पीरियड और दूसरा बुद्धिस्ट पीरियड। यहाँ दो चीजें हैं। पहला जो ब्राह्मणिक पीरियड है वो है जो वेदों को प्रमाण मानता है, और जो बुद्धिस्ट पीरियड है वो ये है कि जो वेदों को प्रमाणिक दस्तावेज नहीं मानता, या बुद्ध के जो मूल्य व्यवस्था है उसमें विश्वास नहीं रखता। ये मोटा मोटा जो बुद्धिस्ट पीरियड है उसका खाका है। अब यदि हम ब्राह्मणिक पीरियड में देखें, और क्यों इसको ब्राह्मणी युग कहा गया, जिसको आज में भी उसके अंश मिलते हैं, तो वो ये है कि जो गुरु है ब्राह्मणी भारत में, ब्राह्मणी जो युग है उसमें, वो आवश्यक रूप से ब्राह्मण है। और वो कहाँ रहता है? वो जो गांव का कुल देवता है वहां रहता है, और उसके दो काम होते हैं। एक तो ग्राम का जो कुल देवता है उसकी पूजा करना, और दूसरा जो द्विज है उनके बच्चों को पढ़ाना। बाकी उसके दूसरे कोई काम नहीं। लेकिन बुद्धिस्ट पीरियड में जो बुद्ध के मूवमेंट के बाद एक नए तरह की व्यवस्था विकसित हुई, और बुद्ध ने यह स्थापित किया कि किसी व्यक्ति की जो पहचान है वो उसकी वर्ण और जाति से ना मानी जाए, बल्कि उसकी जो योग्यता है उस योग्यता से मानी जाए, गुण और कर्मों से मानी जाए। और बहुत सारे ढेरों जो उदाहरण है वो उदाहरण मिलते हैं, और बुद्ध उसके लिए संघ का निर्माण करते हैं। और संघ में वो, क्योंकि विभिन्न जाति और धर्मों के लोग आ रहे थे, तो वो संघ में ये व्यवस्था करते हैं कि जो बुद्ध का जो संघ होगा वो महासागर की तरह होगा, जिसमें मैदानों में जब नदियां बहती हैं तो उनका अपना अस्तित्व होगा। कोई गंगा होगी, कोई यमुना होगी, कोई नर्मदा होगी। लेकिन जैसे महासागर में नदियां एक बार गिरती हैं तो नदियों का अपना अस्तित्व खत्म हो जाता है, महासागर का ही अस्तित्व होता है। तो ठीक उसी तरीके से जो बुद्ध का संघ है वो संघ भी महासागर की तरह होगा कि विभिन्न जाति और वर्णों से आए हुए लोगों की कोई पहचान नहीं होगी, संघ ही उनकी पहचान होगी। तो इसलिए क्या हुआ कि संघ का निर्माण हुआ, और उस निर्माण के बाद एक नई तरह की जो शिक्षा व्यवस्था है वो एग्जिस्टेंस में आई, जो धार्मिक जो मतलब मंदिर थे जिनके साथ पाठशालाएं जुड़ी हुई थी उनसे अलग निकले, और उनका नाम जो है वो विहार कहा गया। आज जो हमारे मूल निवासी बहुजन समाज के लोग हैं
उनमें भी ये चीज है कि हम विहारों क्या बनवा रहे हैं, बुद्ध विहार बनवा रहे हैं, और उस बुद्ध विहार में हम क्या करते हैं, वही ब्राह्मणी कर्मकांड करते हैं जिस तरह का ब्राह्मण मंदिरों में करते हैं। जबकि बुद्ध जो है, जो बुद्ध विहार है, वो क्या है, वो बुद्ध के समय के ज्ञान के केंद्र है, सेंटर्स ऑफ लर्निंग है। इसी तरीके से नालंदा, तक्षशिला, बल्लवी, विक्रमशिला, ये क्या थे, महाविहार थे, जिनको हम आधुनिक विश्वविद्यालयों की तरह कहते हैं। और नालंदा में तकरीबन उस समय 10,000 विद्यार्थी पढ़ते थे, और जो एक गुरु होता था, जिसको हम उस समय बहुत भिक्षु कह रहे हैं, लेकिन वो टीचर होता था, वो रिलीजियस गुरु नहीं था, वो टीचर था। वो अपने 4 विद्यार्थियों के साथ रहता था, और जो राज्य है उस गुरु को उतना खर्चा देता था जिससे कि वो अपना और अपने 4 विद्यार्थियों का खर्चा चला सके। और इसीलिए ये जो पीरियड है हमारा, वो पीरियड था, मतलब जिसको हम गोल्डन पीरियड ऑफ इंडियन एजुकेशन हिस्ट्री कह सकते हैं, कि भारत का जो शिक्षा का इतिहास है उसमें स्वर्णमयी काल है। क्यों स्वर्णमयी काल है, कि आज जिन विश्वविद्यालयों की हम चर्चा कर रहे हैं, और जो प्राचीनतम विश्वविद्यालय है, वो तकरीबन 1500 साल पुराने हैं। यदि ये विश्वविद्यालय आज हमारे पास जीवित होते, तो तकरीबन हम विश्व में सबसे पुराने विश्वविद्यालयों वाले देश होते। 2500 साल पुराने विश्वविद्यालय हमारे पास होते, और जब 2500 साल विश्वविद्यालय पुराने होते तो क्या होता, जो मैंने शुरुआत करी थी कि जो ज्ञान का विकास और ज्ञान का एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में हस्तांतरण होता, तो हमारे यहाँ क्या थे, विज्ञान और तकनीकी के सिद्धांत, आयुर्वेद के सिद्धांत, और जिनसे हमारी पूरी जो फिलॉसफी है, दर्शन बनता है, वो सारे सिद्धांत हमारे पास एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में गए होते, और इस तरीके से हम एजुकेशन के सेक्टर में आज ग्लोबल लीडर होते वास्तव में। तो ये एक स्थिति है। उसके बाद आप देखते हैं कि मध्यकालीन भारत में जो मुस्लिम हैं, उन्होंने यहाँ अपना राज्य स्थापित किया, और उसके बाद उन्होंने भी अपने एक सिस्टम ऑफ एजुकेशन स्टार्ट किए, और उनके भी जो सिस्टम ऑफ एजुकेशन था वो मस्जिद के साथ मदरसा और मकतब के फॉर्म में विकसित हुए। वहां भी जैसे उधर ब्राह्मणी पीरियड में पूरा रिलीजियस एजुकेशन दी जा रही थी, इसी तरीके से जो मध्यकालीन भारत है वहां भी पूरी तरीके से जो धार्मिक शिक्षा थी उसका बोलबाला था। क्यों? क्योंकि वो मस्जिदों के साथ अटैच थे, मकतब और मदरसा। उसके बाद अंग्रेज आते हैं, और अंग्रेजों को हमें समझना चाहिए कि अंग्रेजों ने क्यों हमें एजुकेशनल राइट्स दिए। क्या हम पे कोई दया दृष्टि थी उनकी, या कोई मजबूरी थी? यदि इस एंगल से देखा जाए तो हमें यह समझना पड़ेगा कि वो उनकी मजबूरी थी, क्योंकि हम रूरल क्लास नहीं थे। रूरल क्लास कौन थे यहाँ ब्राह्मण और क्षत्रिय रूलिंग क्लास थे, और जो कैपिटलिस्ट क्लास थी वो थे वैश्य। तो जब अंग्रेज यहाँ आ रहे थे तो रूलिंग क्लास और जो कैपिटलिस्ट क्लास है, इनके जो इंटरेस्ट है वो प्रभावित हो रहे थे, और जो ब्राह्मण वर्ण है उसका जो पोषक है वो क्षत्रिय और वैश्य है, तो उनके भी इंटरेस्ट प्रभावित हो रहे थे। तो अंग्रेजों के जो खिलाफ खड़े थे वास्तव में वो ये रूलिंग क्लास खड़े थे, हम कहीं नहीं थे। क्यों? क्योंकि हम में शूद्र और अतिशूद्र जो थे वो यदि वर्ण व्यवस्था का हिस्सा भी थे तो वो केवल सर्विस प्रोवाइडर थे, और बाकी शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब थे वो आउटकास्ट थे, उन्हें पता ही नहीं था क्या दीन दुनिया में हो रहा है। तो अंग्रेज जब यहाँ अपना रूल स्थापित कर रहे थे तो उनके सामने प्रॉब्लम आ रही थी, पहली भाषा की, और दूसरी समस्या आ रही थी कि हम स्थानीय लोगों पर किस तरह से शासन करें। और तब उन्होंने क्या किया, उन्होंने उन लोगों को चिन्हित किया कि वो कौन से लोग हैं जो आसानी से हमारे शासन को चलाने में हमारी मदद कर सकते हैं। और तब वो बहुत सारे अपने साथ जो सोशल साइंटिस्ट थे उनको लेकर आए, जो फिलोसफर्स थे उनको लेकर आए। उन्होंने भारत की समाज व्यवस्था का अध्ययन किया, और समाज व्यवस्था का अध्ययन करने के बाद उन्होंने ये स्थापित किया कि यदि हम इन 3 वर्णों के अलावा इन लोगों पर काम करें तो ये लोग हमारी मदद कर सकते हैं। और बाद में
यदि हम मैकॉले को जब कहते हैं तो आज भी आप देखते हैं कि अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद वाले अधिकांश लोग और बीजेपी वाले अधिकांश लोग जो अंग्रेजी पढ़ने वाले लोग हैं, गुमराह करने के लिए क्या करते हैं, मैकॉले के पुत्रों को मार भगाओ, जबकि वो अपने बच्चों को अंग्रेजी पढ़ाते हैं, लेकिन भोले वाले लोगों को वो गुमराह करने की कोशिश करते हैं और हमारे लोग भी गुमराह हो जाते हैं। तो मैकॉले का क्या था कि उसको ये कहा गया कि वो ऐसे लोगों को तैयार करना चाहता था जो दिखने में तो भारतीय हो लेकिन सोचने, समझने और पहनावे में पूरी तरह से अंग्रेज हो। अंग्रेज हो, सोचने में, समझने में, पहनावे में अंग्रेज हो, इस तरह के लोगों को डेवलप करना चाहता था। और यहां वो मौका था जब उसने पहचाना कि एक तरफ जो शूद्र वर्ण के लोग हैं उनके पास क्या है, उनके पास शिक्षा के दरवाजे बंद हैं, उनके पास शिक्षा के दरवाजे बंद हैं, उनके पास शस्त्र रखने के जो अधिकार है वो नहीं है, उनके पास संपत्ति रखने का अधिकार नहीं है, या कहें जो मौलिक अधिकार है उनके पास वो भी नहीं है। तो अंग्रेजों ने क्या किया, अंग्रेजों ने सबसे पहले यदि ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ देखें तो वो ईसाई मिशनरीज को लाए, ईसाई मिशनरीज को। और ईसाई मिशनरीज ने सबसे पहले काम किस पर सबसे ज्यादा किया, या तो शेड्यूल कास्ट की उन जातियों पर करा जिनकी ज्यादा हालत खराब थी, या आदिवासियों पर काम करा। और उन्होंने क्या समझाया, उन्होंने ये नहीं समझाया कि हम धर्म का प्रचार करने आए हैं, उन्होंने उनको मेडिसिनल एड्स दी, मतलब चिकित्सीय सहायता दी, उनके बच्चों को पढ़ाना शुरू किया। और उसके बाद जब लोगों को लगा कि यार ये कौन है जो हमारे लोग, यहाँ के रहने वाले लोग हैं, हमें रोक रहे हैं और ये उस तरह के अधिकार हमें देते चले जा रहे हैं, तो ये कौन है, तब उन्होंने कहा कि हम ईसाई हैं, हमारी ये बाइबल धार्मिक पुस्तक है और इस तरह से चीजें हैं। तो वहां भी जो एजुकेशन का जो शुरुआती अंग्रेजों का काम था वो भी धार्मिक था, कि वो भी गिरजाघरों के साथ चीजें हमारी चल रही थी। तो ये शुरुआत का डेवलपमेंट है। लेकिन इस डेवलपमेंट के बाद जब भारत सीधा इंग्लैंड की महारानी के नियंत्रण में आया, तो वहां से उन्हें और जो फॉर्मल एजुकेशन है उसकी जरूरत पड़ी। और इस फॉर्मल एजुकेशन में उन्होंने क्या किया कि ये फॉर्मल स्कूल्स खोले, जो स्कूल्स अब गिरजाघरों से अलग थे। मतलब पहली बार अंग्रेजों ने जो धार्मिक संस्थाओं के साथ स्कूल थे उनको अलग कर दिया, उनको एकदम अलग करके कि भाई हमारे जो पूजा स्थल है उनसे एकदम अलग रहेगी। शिक्षा का जो स्वरूप है वो स्वरूप क्या रहेगा, वैज्ञानिक रहेगा, पहली चीज। दूसरा, मानकीकृत रहेगा। और मैकॉले की सबसे ज्यादा जो आलोचना की जाती है वो इसलिए की जाती है क्योंकि मैकॉले ने यह स्थापित किया कि पहली चीज जो है शिक्षा का धार्मिक स्वरूप नहीं होगा। दूसरी चीज मैकॉले ने करी कि जो शिक्षा है उसका वैज्ञानिक पक्ष होगा। तीसरी चीज उसने करी कि शिक्षा का एक मानकीकृत स्वरूप होगा। हमारे यहां शिक्षा का मानकीकृत स्वरूप नहीं था। हम जैसे गंगा किस तरह से आई किसी पढ़ने को पूछो तो वो एक नई कहानी सुना देगा, ज्योग्राफी वाला आदमी दूसरी एक नई कहानी सुना देगा, और जो विज्ञान है वो एक नई चीज सुना देगा कि भाई हिमालय पे बर्फ है, टेम्परेचर बढ़ता है, पानी टेम्परेचर गलता है और वो बर्फ पिघलती है और उसके बाद पानी का फ्लो जहां होगा वहां तक वो चलती चली जाएगी। तो मैकॉले ने पहली बार लोगों को एक अलग तरफ खड़ा किया। लेकिन जैसे ही हम विज्ञान को इन्वॉल्व करते हैं तो वो मस्तिष्क इन्वॉल्व होता है, और मस्तिष्क का काम क्या होता है, वो खोजी प्रवृत्ति का होता है। वो फिर एक खोज पर नहीं रुकता बल्कि एक के बाद अनेकों खोजों में लग जाता है। एक बार बस शुरुआत होने की देर है। और मैकॉले का जो ये कदम था, यहाँ के वो लोग जो कहना चाहिए जो अपने आप को सनातनी कहते हैं, आर्य ब्राह्मण हैं, वो ये चाहते थे कि यदि लोग इस प्रक्रिया में जाएंगे तो लोगों हमारे धर्म के चंगुल से निकल जाएंगे और धर्म के माध्यम से जिस तरीके से हम इनको नियंत्रित करते हैं वो हमारे नियंत्रण से बाहर हो जाएंगे। तो ये सबसे बड़ी वो थी, और इसलिए आज भी जो मैकॉले है वो सबसे ज्यादा आलोचना उसकी जो है भारतीय कैंप में होती है, तो वो अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद
और भारतीय जनता पार्टी के कैंप में होती है। लेकिन उसका जो इंपॉर्टेंस है वो इंपॉर्टेंस बहुत ज्यादा है, जिसको हमें समझना चाहिए कि वो पहला व्यक्ति है जिसने यहाँ के शूद्र और अति शूद्रों को जगह दी स्कूलों में जाने की, वो पहला व्यक्ति है। हालांकि जो एक गांधीवादी विचारक है धर्मपाल, वो लिखता है द ब्यूटीफुल ट्री में, वो ये लिखता है कि नहीं, अंग्रेजों से पहले भी भारत में जो शूद्र और अति शूद्र वर्ग के लोग थे उनको जाने की परमिशन थी, और वो कुछ स्टैटिस्टिक्स भी देता है। उसका जो एक इंट्रोडक्शन है 84 पेज का, वो बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है। उस खेमे में वो लोग उसको पढ़ते हैं और आगे तो उसने डेटा दिया है कि देखो भाई, वहां तो चमार भी पढ़ रहा था, यदि उसको अधिकार नहीं था तो वो चमार कैसे पढ़ता। लेकिन दूसरी तरफ एक बहुत अच्छी किताब है जो मद्रास के एक है प्रोफेसर पी राधाकृष्णन, उन्होंने लिखी कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन इन इंडिजिनियस एजुकेशन सिस्टम, के जो भारत की जो देशज शिक्षा है उसमें जाति आधारित किस तरीके से भेदभाव होता है। तो बहुत सारी जगह से उन्होंने ट्रेडिशनल कहानियों को उठाया कि पता चला बच्चा देख के, आज भी देखिए जब बच्चे खेलने जाते हैं तो बच्चों का स्वरूप होता है हम भी खेलने जाएंगे। इसी तरीके से बच्चे स्कूल जा रहे हैं तो वो भी जिद करते हैं हम भी स्कूल जाएंगे। तो क्या करते थे कि लोग, क्योंकि कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन था कि स्कूल जाएंगे तो पता चला पिटाई होगी, पता चला मार दिया जाएगा बच्चों को। आज भी देखिए हमारी बच्चियां, कभी पता चला किसी बच्ची ने टॉप किया और सवर्ण जो है नाखुश हुए और उन्होंने उसको मर्डर कर दिया। तो आप देखिए कि 200, 250, 300 साल पहले किस तरह की व्यवस्था रही होगी। तो वो जो माँ है वो कहानी सुनाती है कि नहीं बेटा हम स्कूल नहीं भेजेंगे आपको। कि क्यों नहीं भेजेंगे स्कूल? कि स्कूल इसलिए नहीं भेजेंगे कि एक बार एक बच्चे ने इसी तरीके से अपनी माँ से जिद की थी कि माँ हमें भी स्कूल जाना है। जानते हो बच्चा, उस माँ ने उस बच्चे को स्कूल भेज दिया और उसके बाद वो कभी नहीं लौटा। क्या तुम हमसे हमेशा के लिए दूर चला जाना चाहते हो? तो मस्तिष्क को जो गुलाम बनाने की जो कहानियां होती है वो इस तरह की कहानियां होती हैं, जिसको बहुत सारे जो रिसर्चर्स हैं, जो मूल निवासी बहुजन विचारधारा के रिसर्चर्स हैं, उन्होंने स्थापित करने की कोशिश की। उसके बाद कॉलोनियल पीरियड ने मौका दिया लोगों को, और उसके बाद देखिए कि ज्योतिबा फूले, छत्रपति शाहूजी महाराज, बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर जैसे लोग तैयार हुए। उसके बाद संविधान में जब स्वतंत्र भारत में आते हैं तो बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर आर्टिकल 23 के माध्यम से एजुकेशन को उसी समय फंडामेंटल राइट बनाना चाहते थे। लेकिन उस समय का जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की जो संरचना थी उसमें बहुत चंद लोग थे जो सामाजिक न्याय के मुद्दों पर बात करना या सुनना चाहते थे। अधिकांश सब विरोधी थे। उन्होंने उस चीज का विरोध किया और कहा कि नहीं, इसको हम स्टेट राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में रखेंगे, आर्टिकल 45 में रखेंगे, और 11 साल तक के बच्चों को हम निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा देंगे। लेकिन बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने इस बात पर बिल्कुल कॉम्प्रोमाइज नहीं किया और उन्होंने कहा कि 14 वर्ष तक के बच्चों की जो जगह है वो किसी खेत या किसी फैक्ट्री में नहीं होनी चाहिए, बल्कि स्कूल में होनी चाहिए। और वो इकलौता एक डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी का आर्टिकल था 45, जिसमें उन्होंने कहा कि इस अनुच्छेद को भारतीय संविधान के लागू होने के 10 बरस के भीतर अपने लक्ष्य को प्राप्त करना होगा। और वो लक्ष्य क्या था कि 1960 तक भारत का प्रत्येक बच्चा जो 14 साल तक की उम्र का था, चाहे वो लड़की होता, चाहे वो लड़का होता, चाहे वो किसी भी जात का होता, चाहे क्षेत्र का होता, उसको कम से कम 8वीं तक की शिक्षा राज्य को उपलब्ध करा देनी थी, राज्य को उपलब्ध करा देनी थी। लेकिन राज्य आज 2021 में तकरीबन 71 साल के बाद भी अपनी उस लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर पाए। दूसरी चीज जो बहुत महत्वपूर्ण है, उसके बाद मुदालियर कमीशन 1952-53 में आता है। उसके बाद 1964-66 में कोठारी एजुकेशन कमीशन बैठता है, और मुदालियर कमीशन, कोठारी एजुकेशन कमीशन, और उसके बाद नीति 1968 की नीति बनी, उसके बाद 1986 की नीति बनी। इन सारी नीतियों ने एक बात करी कि शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, बैकवर्ड क्लासेस, वीमेन और रिलीजियस माइनॉरिटीज को नाम के साथ उन्होंने कहा कि राज्य को इनके जो एजुकेशनल राइट्स हैं
उनको विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है। और उसमें उन्होंने दूसरी चीज क्या कही कि राज्य को यदि शिक्षा की आवश्यकताओं को पूरा करना है तो अपने जो जीडीपी है उसके 6% शिक्षा पर खर्च करना पड़ेगा। आप देखिए तकरीबन 1964 के आसपास यदि हम देखें तो तकरीबन धीरे धीरे तकरीबन 60 साल के आसपास का जो समय है वो बीतता जा रहा है, और इन 60 सालों में आज भी यदि हम देखें तो वो 3.6% के आसपास ही जीडीपी का जो हिस्सा है वो खर्च कर रहा है, जबकि पॉपुलेशन बहुत ज्यादा बढ़ चुकी है, हमारी जो आवश्यकताएं हैं शिक्षा की वो बहुत ज्यादा बढ़ चुकी हैं, लेकिन उसके बावजूद भी जो सरकार के उस पर इच्छा शक्ति होनी चाहिए थी खर्चा करने के लिए शिक्षा पर, वो खर्च नहीं कर पाई। तो इससे क्या दिक्कत हुई, जो दिक्कत हुई, और वहीं से दिक्कत, वो जितनी एजुकेशन के सामने दिक्कत है वो दिक्कतें मूल निवासी बहुजनों की हैं। इस चीज को हमें देखना चाहिए। बाकी उन लोगों ने अल्टरनेटिव सिस्टम अपना इवॉल्व कर रखा है, उनके सामने कोई चुनौतियां नहीं है। चुनौतियां किनके सामने हैं? जो मूल निवासी बहुजन है। इसलिए जिन जिन चुनौतियों के बारे में मैं जिक्र कर रहा हूं वही चुनौतियां हमारे सामने भी हैं। अब देखिए क्या हुआ कि जैसे ही बजटरी एलोकेशंस कम होते हैं तो क्या होता है, शिक्षा के जो साधन है, विद्यालय का भवन, पुस्तकें, अध्यापक, विद्यालय कहां स्थापित है, इन सारी चीजें प्रभावित होती हैं। यदि बजट नहीं है, विद्यालय खोलना है, तो विद्यालय कहां होगा? जहां कूड़ा फेंकते हैं लोग, वहां की जो जमीन बचती है वहां टेम्परेरी विद्यालय खड़ा कर दिया जाता है। शिक्षक कौन होगा? फाइनेंशियल कमी है, शिक्षा मित्र होगा। वो शिक्षा मित्र जिसकी ना तो अपनी एजुकेशन है और ना ही ट्रेनिंग है, जिसको विद्यार्थी के मनोविज्ञान का ज्ञान नहीं है, जिसको पाठ्यक्रम का ज्ञान नहीं है, जिसको किस तरीके से पढ़ाया जाना चाहिए, कौन से सिद्धांत है उसका ज्ञान नहीं है, और वो कुर्सी पर बैठकर और डंडा लेकर सोचता है कि इसी को पढ़ाना कहते हैं। विद्यार्थी को सुबह से शाम डंडा मार दिए और वो सोचता है यही पढ़ाना होता है, जबकि वास्तव में ये पढ़ाना है ही नहीं। पढ़ाना तो विद्यार्थी के मनोविज्ञान को पकड़कर उसके हिसाब से अपनी टीचिंग लर्निंग प्रोसेस को जो अरेंज करना होता है वो होता है पढ़ाना। वो पढ़ाना आज तक हम देख नहीं पाए हैं। दूसरी चीज कि ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड करने की कोशिश करी सरकार ने, और ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड मुदालिर कमीशन में क्या कहा था कि प्रत्येक स्कूल में कम से कम एक शिक्षक होगा, एक कमरा होगा, एक ब्लैक बोर्ड होगा। मतलब आप देखिए कि एक स्कूल को चलाने के लिए क्या एक शिक्षक, एक ब्लैक बोर्ड और एक कमरा आवश्यक हो सकता है? बाद में उसने रिव्यू किया, नहीं, 3 भवन होने चाहिए, 3 कमरे होने चाहिए, ब्लैक बोर्ड हर एक कमरे में होना चाहिए। उसके बाद शिक्षकों की संख्या भी उसने बढ़ाई समय समय पर। लेकिन आप अंदाजा लगाइए कि एक तरफ तो हमारा ये पब्लिक एजुकेशन सिस्टम खड़ा हुआ जो अब तो लड़ते लड़ते दम तोड़ता चला जा रहा है पूरे तरीके से, और दूसरी तरफ जिस हम अल्टरनेटिव सिस्टम को कह रहे थे, विशेष रूप से वो 80 के दशक से शुरू होता है, जिसको हम प्राइवेट इनिशिएटिव्स कह रहे हैं इन एजुकेशन। अब गवर्नमेंट उसको आगे कह रही है पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप कह रही है कि पब्लिक के साथ प्राइवेट पार्टनरशिप के माध्यम से हम एजुकेशन देंगे, और उस एजुकेशन को देंगे तो उसके सामने चुनौतियां क्या आ रही हैं जब हम प्राइवेट पार्टनरशिप की बात करते हैं। जिन बच्चों की सरकारी स्कूल की किताबें हैं उन पर यदि आप नजर डालें तो उनकी सारी चीजों को आप नजर डालिए, क्योंकि उससे ही पता चलेगा। बच्चे को और बच्चे की ड्रेस को देखकर पता चल जाता है कि बच्चा कहाँ के स्कूलों में पढ़ रहा है, बच्चे की सामाजिक आर्थिक हैसियत क्या है, उनकी किताबों में जो कहानियां हैं, उनकी प्रिंटिंग है, उसकी जो क्वालिटी है वो उतनी अच्छी नहीं है कि बच्चा उसको देखकर आकर्षित हो। जो टीचर हैं उन्हें इतनी सारी सैलरी मिलने के बावजूद भी, मैं इस शब्द को बार बार कोट कर रहा हूं, इतनी सारी सैलरी मिलने के बावजूद भी वो अपने व्यक्तित्व में उस तरह का आकर्षण पैदा नहीं कर रहे जिससे कि विद्यार्थी उनकी तरफ आकर्षित हो। आऊंगा मैं उस पर सवाल पे, क्यों नहीं कर रहे। और तीसरी चीज कि विद्यालय का जो भवन है वो भवन बिल्कुल भी आकर्षित नहीं है।
हालांकि जो तेलंगाना का क्या रेड्डी, जो रेड्डी चीफ मिनिस्टर है तेलंगाना का, उसने एक एपी का ना, आंध्र प्रदेश का, उसने एक बड़ा क्रांतिकारी कदम उठाया। मैं अभी पिछले दिनों एक एजुकेशनल टूर पर था उधर उस स्टेट में, तो उसने पूछा एजुकेशन के एक्सपर्ट से, और वो समाधान भी हमारा उसी तरफ जाना चाहिए कि भाई हम सरकारी स्कूलों में इतना इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, टीचर्स को इतनी सैलरी दे रहे हैं, बिल्डिंग पर इतना खर्च कर रहे हैं, किताबें बांट रहे हैं, विद्यार्थियों की ड्रेस बांट रहे हैं, फिर भी विद्यार्थी सरकारी स्कूलों में क्यों नहीं आते, प्राइवेट स्कूलों की तरफ क्यों जाते हैं? एजुकेशन एक्सपर्ट्स ने 3 रिकमेंडेशंस दी। पहली चीज कि अध्यापकों की व्यक्तित्व आकर्षक नहीं है, विद्यालय भवन आकर्षक नहीं है, और जो पाठ्यक्रम है वो भी आकर्षक नहीं है। उसने टीचर्स के साथ मीटिंग करी, कहा भवन को हम पूरी तरीके से ठीक करा देंगे, पाठ्यक्रम प्राइवेट स्कूलों का और सरकारी स्कूलों का एक चलेगा। तीसरी बात है व्यक्तित्व पर, आप यदि अपने व्यक्तित्व को आकर्षित नहीं बनाते हैं कि विद्यार्थी आए आपके पास, तो हमें आपकी कोई जरूरत नहीं होगी। ये क्यों ऐसी मानसिकता बनी? वो मानसिकता बनने के पीछे कारण ये है कि जो सोशली एजुकेशनली डिसएडवांटेज्ड ग्रुप है, जिसको ये नई शिक्षा नीति कह रही है, अब नई शिक्षा नीति ने बड़ी चालाकी करी है कि आपके जो वैज्ञानिक संवैधानिक शब्दावली थी उसको खत्म कर दिया है। संवैधानिक शब्दावली थी शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, बैकवर्ड क्लासेस, माइनॉरिटी क्लासेस, विमेन, उसने इन सब को रिप्लेस कर दिया किस चीज से? सोशली एजुकेशनली डिसएडवांटेज्ड ग्रुप से। ये एक बहुत बड़ा षड्यंत्र है जिस चीज को हमें समझना चाहिए, क्योंकि वो आइडेंटिफाई नहीं करेंगे। अभी तक जो बजटरी एलोकेशंस थे शेड्यूल कास्ट के लिए अलग हो रहे थे, शेड्यूल ट्राइब के लिए अलग हो रहे थे, विमेन्स के लिए अलग हो रहे थे, अब वो सब के लिए एक साथ करेंगे और किस पर खर्च करेंगे वो कोई पूछने वाला नहीं। तो ये जो चीजें हैं जो मैं जो चर्चा करने की कोशिश कर रहा था, वो ये कह रहा था, जो उठाने की कोशिश कर रहा था कि यदि हम इस नई शिक्षा नीति को देखें तो नई शिक्षा नीति बार बार किन मूल्यों की बात कर रही है? वो लोकतांत्रिक मूल्यों की बात नहीं कर रही। लोकतांत्रिक समाज निर्माण करने पर उसका फोकस नहीं है, बल्कि उसका फोकस उन प्राचीन सनातनी परंपरागत मूल्यों पर सबसे ज्यादा फोकस है जो अभी तक 1986 की पॉलिसी कोई चर्चा नहीं कर रही थी, 1968 की पॉलिसी कोई चर्चा नहीं कर रही थी, 1964-66 का जो कोठारी एजुकेशन कमीशन था वो चर्चा नहीं कर रहा था, बल्कि कोठारी एजुकेशन कमीशन तो बार बार इस बात पर जोर दे रहा था कि हमें एजुकेशन फॉर सिटीजनशिप डेवलप करनी पड़ेगी, कि नागरिकता के लिए हमें शिक्षा डेवलप करनी पड़ेगी। और ये नागरिकता कैसी होगी? भूल जाइए 50 से पहले का भारत, 50 से बाद का जो भारत है वो हमारा संवैधानिक भारत है। और संवैधानिक भारत क्या है? लोकतांत्रिक राष्ट्र है। लोकतांत्रिक राष्ट्र का मतलब है कि सब हम में बराबर को की जो भावना है वो विकसित होनी चाहिए कि मैं उनके बराबर हूं और वो हमारे बराबर है। अभी यदि हम 71 साल के बाद भी देखें तो वो जो बराबरी वाला जो भावना है वो विकसित नहीं हुई, ना तो यहाँ के अपर कास्ट में विकसित हुई और ना ही यहाँ के लोअर कास्ट में विकसित हुई। यदि आप छोटी सी शब्दावली को पकड़ें कि जो दिल्ली में एक जो शेड्यूल कास्ट लड़की का एक पंडित ने बलात्कार किया, तो जब उसका इंटरव्यू लिया उसकी माँ का, वही 5 मिनट में खत्म करता है, तो उसका इंटरव्यू जब लिया तो उस इंटरव्यू में उसकी माँ ने क्या कहा कि पंडित जी ने कहा है, पंडित जी ने कहा है। मतलब आप देखिए कि एक बलात्कारी को भी किस सम्मान के साथ वो महिला जगह दे रही है। इसका मतलब कि इन 71 सालों में हमारी जो शिक्षा है वो शिक्षा एक दूसरे को समान भाव से देखने की योग्यता विकसित नहीं कर पाई। और ये योग्यता विकसित क्यों नहीं कर पाई? क्योंकि एजुकेशन पर जो नियंत्रण रहा है वो नियंत्रण आर्य ब्राह्मणों का रहा है। जो शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, बैकवर्ड क्लासेस, वो जो एजुकेशन का पावर स्ट्रक्चर है अभी उसमें नहीं घुस पाए हैं।
और यदि इन 71 सालों के बाद के जो डेटा को देखें, आंकड़ों को देखें, पहले भी हम लोगों ने MNT चैनल पर कई बार इसकी चर्चा की है, तो जो 19-20 की जो एनुअल रिपोर्ट है विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की, उस आंकड़े में जो केंद्रीय विश्वविद्यालयों में यदि हम प्रोफेसर के लोगों को देखें कि कितने परसेंट हैं और बैकवर्ड ओबीसी क्लास के जो लोग हैं, अब उनकी संख्या यदि हमारे पास अभी अधिकृत डाटा जो है वो हम कहते हैं कि 52% है। यदि उन 52% को देखें तो डेमोक्रेसी कैसे डेवलप होती कि आज हायर एजुकेशन में जो 52% ओबीसी के स्टूडेंट होते और 52% ही शिक्षक होते, तभी तो लोकतांत्रिक राष्ट्र बनता। लेकिन विश्वविद्यालयों का लोकतांत्रिकरण नहीं हुआ है, बल्कि विश्वविद्यालय लगातार ब्राह्मणीकरण करते चले जा रहे हैं। अपना विश्वविद्यालय 1.82% ओबीसी के प्रोफेसर हैं केंद्रीय विश्वविद्यालयों में। चलो हम मान लेते हैं कि उनका जो रिजर्वेशन है अभी वो बहुत ज्यादा नहीं, 14-15 साल पुराना हुआ है हायर एजुकेशन में। तो शेड्यूल कास्ट का जो रिजर्वेशन है वो तो बहुत पुराना है। शेड्यूल कास्ट की क्या संख्या है, सॉरी ओबीसी का जो प्रतिनिधित्व है केंद्रीय विश्वविद्यालय में वो 0.81% है, 1% भी नहीं है। मैं डेटा को फिर से रिकरेक्ट कर रहा हूं, 0.81%, 1% भी नहीं है। और इतना पुराना जो शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब का रिजर्वेशन है, जिसको लोग कहते हैं और मीडिया प्रचारित करती है कि आरक्षण कब तक चलेगा, वो केवल 1.82% है केंद्रीय विश्वविद्यालयों में। तो आप देखिए कि आरक्षण होने से कुछ नहीं हो रहा है, आरक्षण और संविधान को किस तरीके से लागू किया जा रहा है, इस चीज पर हमारी चीजें टिकी हुई हैं। और जो नई शिक्षा नीति है अभी 2020, वो बहुत गहरा षड्यंत्र है, क्योंकि वो जो तैयार हुई है अभी से एजुकेशन पॉलिसी कहां से तैयार होती थी, वो तैयार हो रही थी जो प्रगतिशील विचारधारा के लोग हैं उनके माध्यम से, जेएनयू के प्रोफेसर या डीयू के प्रोफेसर तैयार कर रहे थे। लेकिन ये पहली पॉलिसी है जो आरएसएस के बुद्धिजीवी वर्ग के लोग हैं उन्होंने तैयार की है। पहले उन्होंने तैयार की है, फिर क्लोज डिस्कशंस किए हैं, और उस डिस्कशंस के बाद वो उन विश्वविद्यालयों में भेजी गई है जहां उनकी विचारधारा के लोग बैठे हुए हैं, जिनको केवल एक ठप्पा लगाना था कि हाँ ये एजुकेशन पॉलिसी बहुत महत्वपूर्ण होगी। लेकिन ये एजुकेशन पॉलिसी जिस फॉर्मेट पर बन के आ रही है, पहली चीज पारंपरिक जो मूल्य हैं उन मूल्यों को ये पॉलिसी लागू करेगी। और इस पॉलिसी के लागू होने के बाद तमाम विश्वविद्यालयों की जो एक्टिविटीज हैं उन पर आप नजर रखिए। अरबी फारसी यूनिवर्सिटी पर भी नजर रखिए जो एक अलग ही तरह की विश्वविद्यालय है। अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय पर भी नजर रखिए कि एक बार वहां जिन्ना का मुद्दा छेड़ा, दूसरे वीसी को अपॉइंट किया, और आज अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय में हिडन तौर पर वो सारी चीजें हो रही हैं जो उन विश्वविद्यालयों से ये कभी अपेक्षा नहीं की जाती थी। बीएचयू शेड्यूल कास्ट और बैकवर्ड क्लासेस के लोग जाएंगे, एनएफएस कहलाए जाएंगे। अभी गोरखपुर विश्वविद्यालय में जो सेल्फ फाइनेंस की नियुक्ति है, कुछ वाइस चांसलर ये कह रहे हैं कि ये टेम्परेरी पोस्ट है, और पता है उन टेम्परेरी पोस्ट पर सिलेक्शन करने के बाद लोग 20 साल से नौकरी कर रहे हैं, और वो कह रहे हैं कि टेम्परेरी पोस्ट पर रिजर्वेशन की कहीं कोई व्यवस्था नहीं है। जबकि रोस्टर तैयार करके लेकर आ रहे हैं तो वो एससी और ओबीसी की पोस्ट लेकर आ रहे हैं, लेकिन जब लागू कर रहे हैं तो एससी और ओबीसी और एसटी कहीं नहीं दिख रहे हैं, पूरी तरीके से अपर कास्ट के लोग हैं। तो ये जो पॉलिसी है ये अपने से चीजें लागू नहीं हो रही हैं, बल्कि जो नई एजुकेशन पॉलिसी का जो हिडन एजेंडा है वो है। दूसरी चीज ये जो पॉलिसी कह रही है वो ये कह रही है कि एजुकेशन जो बच्चे की होनी चाहिए वो उसकी मदर टंग में होनी चाहिए। इसका मतलब ये है मदर टंग में कब होगी, जब हम टोटल एजुकेशन को चेंज कर दें और टोटल एजुकेशन को हम कहें कि मदर टंग में होगी। लेकिन है क्या, सरकार कह रही है कि जो हमारे नियंत्रण में विद्यालय हैं वहां तो मातृभाषा में होगी शिक्षा, लेकिन जो निजी क्षेत्र के हैं वो स्वतंत्र होंगे जिस भी माध्यम में वो शिक्षा देना। अब आप देखिए कि डीपीएस या जो भी यहाँ के स्कूल से रेपुटेड, उनमें क्या होगा, उनमें अंग्रेजी माध्यम की शिक्षा होगी। और अंग्रेजी माध्यम की शिक्षा नहीं होगी बल्कि वो अपने बच्चों को जर्मन भी पढ़ा रहे हैं, फ्रेंच भी पढ़ा रहे हैं। मतलब जो भाषा है वो
शिक्षा का बहुत महत्वपूर्ण साधन होता है, पाठ्यक्रम के व्यू पॉइंट से भी और मार्केट के व्यू पॉइंट से भी। क्यों फ्रेंच और जर्मन वो पढ़ा रहे हैं? क्योंकि वो यहां से अपने स्कूलों से तैयार करके जो स्टूडेंट्स हैं उनको ग्लोबल मार्केट के लिए तैयार कर रहे हैं। मातृभाषाएं लोकल मार्केट की भी भाषाएं नहीं है। जो मातृभाषाएं हैं वो लोकल मार्केट की भी भाषा नहीं है। लोकल मार्केट की भाषा भी अब अंग्रेजी है। इसका मतलब यह है कि हम सरकारी स्कूलों के माध्यम से शिक्षा तो देंगे, लेकिन वो शिक्षा कैसी होगी, वो उन्हें किसी भी तरीके से मार्केट के लिए तैयार नहीं करेगी, बल्कि पूरी तरीके से वो जो उसी कुएं के जो मेढक टाइप के हैं उस तरह से हो जाएंगे, या कहें कि जो श्रम क्षेत्र है उस तक सीमित रखेंगे। वो जो वास्तव में पावर सेक्टर होता है, पावर स्ट्रक्चर होता है अर्थव्यवस्था का या शिक्षा का, उसके लिए वो उसको तैयार नहीं होने देंगे। तो ये एक दूसरा बहुत बड़ा षड्यंत्र है। तीसरा, फिर से ये जो नीति है वो भी 6% शिक्षा पर बजट की बात करती है, और इस शिक्षा नीति को लागू होने के बाद जब पहला एनुअल बजट सरकार देती है तो आपको पता है टोटल बजट में से 6% का कमी करती है। मतलब टोटल जीडीपी का 6% बढ़ाने की बात हो रही थी, लेकिन वो क्या करती है कि टोटल एजुकेशन के बजट में से भी 6% की कमी करती है। और अब आप देखिए लगातार कि जो एनजीओ हैं उनको सौंपने का षड्यंत्र है शिक्षा को। जो विद्यालय शिक्षा है पूरी तरीके से वहाँ जो एनजीओ हैं, जो आडवाणी के एनजीओ चल रहे हैं या और दूसरे जो श्री श्री हरिशंकर के एनजीओ चल रहे हैं, उन एनजीओ के को सौंपने के चक्कर में मतलब क्या होगा कि श्री श्री रविशंकर के पास जो एनजीओ होगा वो जो विद्यालयों को पकड़ेगा तो उसमें पाठ्यक्रम क्या होगा? पाठ्यक्रम वो नहीं होगा जो अभी चल रहा है, बल्कि वो पाठ्यक्रम होगा जो श्री श्री रविशंकर के एजेंडे को, और वो एजेंडा कैसा है? धार्मिक भी है और बिजनेस मॉडल भी है उसको आगे बढ़ाएगा। मतलब हमारे जो बच्चे हैं घर में जाकर श्री श्री रविशंकर की जो मूल्य हैं उन मूल्यों को परिवार में बढ़ाएंगे। मैं आगे वे आउट पर चर्चा कर लूं, बस 2-3 मिनट यदि आप परमिशन दें तो क्या होना चाहिए। हम बामसेफ और उसके ऑफशूट से हम लगातार इस चीज की चर्चा कर रहे हैं कि हम समाज को मानसिक रूप से तैयार करेंगे, और तैयारी के क्रम में जब हम बहुत मेहनत करते हैं तो 50 लोगों को इकट्ठा करते हैं, 2 दिन उनको सुनाते हैं और उसके बाद 4 साल के बाद दूसरा कार्यक्रम करने की कोशिश करते हैं। शिक्षा ऐसी नहीं। शिक्षा अनवरत प्रक्रिया का हिस्सा है, और जितनी भी रूलिंग क्लासेस हैं वो रूलिंग क्लास कैसे तैयार हुई है, हमें शायद इस पर विचार करना चाहिए। हमें मुस्लिम पर भी विचार करना चाहिए, और हमें रिसेंटली जो अंग्रेज हैं उन पर भी विचार करना चाहिए। क्या उन्हें अपने रूल को स्थापित करने के लिए यहाँ के शेड्यूल कास्ट और बैकवर्ड क्लासेस के लिए शिक्षा के दरवाजे उन्हें खोलने पड़े? क्यों? क्योंकि अपने मूल्यों को, जो अंग्रेजी मूल्य थे, उन मूल्यों के माध्यम से उन्होंने वो क्लास तैयार करी उन स्कूलों से। हम मूल्यवासी बहुजन समाज क्रिएट करना चाहते हैं, शायद इस तरीके से नहीं होगा। आई एम सॉरी टू से 20 साल मुझे भी अब इस आंदोलन में हो गए। हमें शायद आगे बढ़ना पड़ेगा, और किसी भी विचारधारा के लिए, उसके प्रचार और प्रसार के लिए एजुकेशन सबसे महत्वपूर्ण साधन होती है। आप सोच के देखिए, मैं मुझको नहीं कह रहा कुछ भी कि क्या करेंगे, क्योंकि वो करना आपका है। हमने ये जगह खरीदी, जैसे इस जगह पर हमने मूल निवासी सदन बनाया। यदि हम इसी जगह पर मूल निवासी सदन के साथ साथ यदि हम एक छोटा सा स्कूल खड़ा कर पाते, जिनमें हम 100 स्टूडेंट्स को भी पढ़ा पाते सब्सिडाइज रेट पर, तो वो 100 स्टूडेंट्स के साथ हम 100 परिवारों के साथ भी कनेक्ट हो रहे थे। और वो जो 100 परिवारों के साथ कनेक्ट हो रहे थे, तो यहां से जो वो बच्चे जाते हैं वो कौन से मूल्य लेकर जाते हैं? फूले अंबेडकरी विचारधारा के मूल्य जो लेकर जाते हैं। आने वाली जो चुनौतियां हैं वो चुनौतियां बड़ी जटिल है। जो सरकार, अंग्रेजों ने जो स्कूल बनाए थे वो कैसे थे? वो धार्मिक शिक्षा से परे थे। लेकिन ये जो वर्तमान सरकार का एजेंडा है वो ये है कि जो अंग्रेजों ने धार्मिक शिक्षा से परे स्कूल बनाए, उन स्कूलों का फिर से धार्मिकीकरण
करना इस नई शिक्षा नीति का उद्देश्य है। और धार्मिकीकरण यदि होता है तो आप कौन होंगे? आप अहीर होंगे, धोबी होंगे, खटीक होंगे, पासी होंगे, दुसाध होंगे, और क्या कहें, शूद्र होंगे और अतिशूद्र होंगे। शूद्रों और अतिशूद्रों को क्या करना है? सरकार ने मंत्रालय खोल दिए हैं पुस्तैनी कामों को करने के लिए। इस चीज को हमें समझना पड़ेगा। कहने का मतलब यह है कि हमें अपने एजुकेशन सिस्टम को, अपनी एजुकेशन पॉलिसी प्लान करनी पड़ेगी। हम उस पर काम कर रहे हैं, कोशिश करेंगे आगे जब बात करें तो हमें ये लाना पड़ेगा कि हमारी एजुकेशन पॉलिसी क्या होगी। लेकिन पॉलिसी बना देने से काम नहीं होगा, उस पॉलिसी को इम्प्लीमेंटेशन कैसे करना होगा उसका भी हमें रोड मैप खड़ा करना पड़ेगा। और शायद आज हम यहाँ से जो चर्चा कर रहे हैं वो शायद आगे के लिए फ्रूटफुल हो। इस बातों के साथ मैं अपनी बात को खत्म करता हूँ। जय भीम, जय भूनिवासी। MNT न्यूज नेटवर्क को सब्सक्राइब करें, लाइक और फॉलो करना ना भूलें। साथ ही बेल आइकॉन दबाकर जन जागृति की मुहिम में जुड़े रहें।